तुम लोग सब के सब हद से ज़्यादा मगरूर हो। जॉनसन ने कभी सोचा भी न था कि परवीन मुआयना यूनिट के मेंबरान के सामने इतने सादा और दो टोक तरीके से मसला सलटा देगी। क्या इसे ज़रा भी परवाह नहीं कि ये मुसीबत मोल लेना है? वो तो हद ही कर गई। जॉनसन ने सीधा मुआयना यूनिट वालों की तरफ देखा और फरशाद और परवीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लोगों ने देखा, कैप्टन फरशाद ऐसे ही काम करता है। इसके सारे तरीके कवानीन और ज़वाबित के यकसर खिलाफ हैं। ऊपर से जिन चीज़ों की हिफाजत करनी थी वही चुरा लाए। मरीजों से जन सेरम निकाल कर वो कैसे जायज़ हैं? फिर इनमें और इस खुफिया तंजीम के कारिंदों में क्या फ़र्क रह जाता है? गुस्से से बर्फ़ जॉनसन ने इल्ज़ामी लहजे में कहा। मुआयना यूनिट वालों ने बिस्तर की तरफ देखा और पूछा, अब क्या करें? क्या इसके जिस्म से लग चुकी दवा को वापस निकाला जा सकता है? उनके साथ आए डॉक्टर के होंठों के किनारे फड़के, बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। आदमी ने ये कहकर गर्दन बढ़ाकर बिस्तर पर नज़र डाली, फिर बोला, लेकिन टेरी की हालत हद से ज़्यादा नाजुक है। कनपटी में गोली लग कर जिंदा बच जाना लगभग नामुमकिन होता है। खैर, फिलहाल इन्हें हमारे साथ ले चलते हैं और इत्मीनान से तहकीकात करते हैं। मुआयना यूनिट के पास भी और कोई चारा न था। उन्होंने सिर्फ फरशाद, परवीन और जॉनसन की तरफ देख कर कहा, आप तीनों बराह करम हमारे साथ चलें और तफ्तीश में ताउन करें। जॉनसन ने अपने वालिद की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहता था कि अचानक फरशाद बोला, टेरी आखिरी सांसों पर है। जॉनसन को यहीं रहने दें, मैं आपके साथ चलता हूँ। टेरी ड्यूटी के दौरान जख्मी हुआ था, इसलिए महकमे के सब लोग उसके दिल ही दिल में कट रहे थे। ये सुनकर मुफ्ती सोच विचार के बाद उन्होंने जॉनसन से कहा, आप फिलहाल अस्पताल में रहकर अपने वालिद की हालत पर नज़र रखें, मगर आप अस्पताल से बाहर नहीं जा सकते और जब भी हम बुलाएं फ़ौरन दस्तयाब होना होगा। इसी लम्हे जॉनसन के दिल में शुक्रगुजारी उबल आई। उसने फरशाद की तरफ देखा और याद आया कि अभी कुछ देर पहले जॉनसन ने उसे सिर्फ एक इसलिए बुरा भला कह दिया था कि उसने कार्ल को तुम्हारे लिए सजा देने निकले मार्क को हिरासत में ले लिया। मगर हकीकत ये है कि दिल की गहराई में कैप्टन फरशाद सबसे ज़्यादा सूरत-ए-हाल समझते हैं। कार्ल के हक में फरशाद की दिफाई रविश पर जॉनसन की दिल की कुदरत जाती रही। नम आंखों के साथ इसने सर हिलाया। ठीक है, शुक्रिया कैप्टन फरशाद। फरशाद ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर उसने परवीन की तरफ देखा। वो कुछ कहने ही वाला था कि परवीन ने जमाई ली और बोली, मैं तफ्तीश में ताउन करूंगी। फरशाद ने सुकून का सांस लिया। वो वाकई डर रहा था कि कहीं ये औरत गुस्से में अस्पताल न छोड़ दे और मुआयना यूनिट से टकरा न जाए। आखिर वो गैर रवायती तरीके अपनाती है और इख्तियार से बगावत इसके लिए नई बात नहीं। ये यही सोच रहा था कि पास खड़े सालिस ने अचानक कहा, माफ़ कीजिएगा, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? तफ्तीश कब तक चलेगी और क्या ये अपनी बेडिंग साथ ला सकते हैं? ये सुनकर फरशाद के दिल को हल्का सा सुकून मिला और एक अनजानी खुशी महसूस हुई। चंद लम्हों बाद वाकई मुआयना यूनिट वालों ने हिचकिचाते हुए कहा, जी ला सकते हैं। अच्छा, तो मैं कुछ इंतज़ाम कर लेता हूँ। चुनांचे आधे घंटे बाद जब फरशाद और परवीन मुआयना यूनिट की गाड़ी से एक साथ उतरे, तो उन्होंने ख़ास महकमे के दरवाजे के सामने खुद्दाम का एक छोटा गिरोह देखा। वो 2 लोग 6 फुट का मैट्रेस उठाए हुए थे। कुछ के हाथ में तकिए थे और कुछ कंबल पकड़े थे। सब नहायत अदब से मौजूद थे। सालस इनके साथ वाली गाड़ी में नहीं आया था, मगर वो भी वहीं पुरसुकून खड़ा था। इन्हें देखते ही इन्हें देखते ही उसने ऑपरेशन की क़यादत करने वाले ऑफिसर की तरफ हाथ हिलाकर कहा, हाय ये सब। फरशाद ने सालिस को घूरा, फिर जवाइयाँ लेती हुई परवीन की तरफ देखा, जो शायद आंखें खुली रखने की भी सकत नहीं रखती थी। अचानक इसे अंदर से बड़ी तस्कीन महसूस हुई। जिस तरह पिछली बार इन दोनों ने इसे तंग किया था, उसी के उल्ट आज इसे अजीब सी खुशी हो रही थी, चूंकि उन्होंने खुद ही कह दिया था कि अपना बेडिंग ला सकते हैं। आखिर परवीन और फरशाद के इक़दामात की भी तहकीक होनी थी और दोनों खास महकमे के काबिल अफसर थे, इसलिए अब वो इन चीज़ों को वापस भी नहीं भिजवा सकते थे। बेबसी से देखते रहे कि साले सारा सामान लेके लिए महकमा के अंदर चला गया। इसने सबसे कुशादा तफ्तीशी कमरा मुंतखब किया। आखिर अगर कमरा छोटा होता तो इतना बड़ा मैट्रेस कहाँ समाता? फिर सिर्फ 2 मिनट में तफ्तीशी कमरे को एक होटल रूम में बदल डाला गया। परवीन अंदर आई और जूते उतार दिए। अगरचे उसे भी लगा कि सालिस ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, मगर वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। तब मुआयना यूनिट का एक एहलकार अंदर आया और बोला, मिस परवीन स्मिथ, बराए करम तफ्तीश में ताउन करें। क्या आप बता सकती
क्या मैं आँखें बंद करके कुछ देर आराम कर सकती हूँ? परवीन ने अचानक बात काट दी। जी ज़रूर। उसने समझा था कि जब वो कुछ देर आराम कह रही है तो आधे घंटे की झपकी होगी, मगर जैसे ही वो कमरे से निकला, इसने देखा कि सालिस दरवाज़े के बाहर खड़ा है। उसने फर्माबरदारी से दरवाज़ा बंद किया और हदायत दी, वो 3 दिन से नहीं सोई, जब जाग जाए तब सवाल कीजिएगा। अगरचे इसे पता नहीं था कि सालिस अंदर कैसे आ गया। गैर मुतल्लका अफ़राद का अंदर आना मना था, मगर तफ्तीश के ज़िम्मेदार ने फिर भी कहा, अच्छा ठीक है, सब साथी हैं। हद से बढ़ना मुनासिब न था और फिर इसने मलका ख्वाब का मतलब समझा। 5 घंटे बाद जब वो लौटा तो देखा कि सालिस ने दरवाज़े के पास कुर्सी लगा रही है। वहीं बैठकर उसने चुप रहने का इशारा किया। तफ्तीशकार ने हैरत से पूछा, "अभी तक सो रही हैं?" "हाँ," सालिस ने आह भरकर कहा, "मेरी परवीन जब काम में लगती है तो खाना-पीना और सोना भूल जाती है। आराम नाम की कोई चीज़ नहीं।" हाँ, तफ्तीशकार के होंठ फड़के। अच्छा, वो पलटने लगा था कि सालिस ने कहा, "उम्म" वो मुड़ा तो सालिस ने कहा, "बराह करम साथ वाले तफ्तीशी कमरे वालों से कहें ज़रा आहिस्ता बात करें। यहाँ के कमरे इतने साउंड प्रूफ नहीं जितने मैं समझ रहा था।" इधर परवीन दुनिया माफ़िया से बेखबर सो रही थी, उधर अस्पताल में सूरत-ए-हाल बदल रही थी। फरशाद के आर्ज़ी तौर पर हटने के बाद ख़ास महकमे की अबूरी क़यादत जॉनसन को मिली। वो फिर अस्पताल में ही रहा और टेरी के वार्ड के बाहर खड़ा रहा। 5 घंटे गुज़र चुके थे। टेरी की हालत देखने के बाद और तज्ज़िया करने के बाद फॉरेंसिक डॉक्टर बाहर आया। जॉनसन ने इजलत में पूछा, "कैसे हैं वो?" इसने अपने इज़्तिराब को दबा रखा था। इसे यकीन था कि टेरी का बचना मुमकिन नहीं, चाहे किसी की तिब्बी महारत कितनी ही आला क्यों ना हो। दिमागी खलियात जो ख़त्म हो चुके हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं? मगर ख़िलाफ़े तवक्को फॉरेंसिक डॉक्टर की भवें सख्ती से सिमटी और फिर जोश भरी आँखों से बोला, "नाक़ाबिले यकीन, बिल्कुल नाक़ाबिले यकीन।" जॉनसन के दिल में बुरा-सा अंदेशा जागा। क्या हुआ? उस आदमी ने जवाब दिया, "टेरी के दिमाग के खलियात वाक़ई मरम्मत हो रहे हैं। दिमागी खलियात बहाल हो रहे हैं।" जॉनसन शशदर रह गया। बेयकीनी से बोला, "क्या?" डॉक्टर ने गहरा साँस लिया और कहा, "टेरी वाक़ई एक और दिन में जाग सकेगा।" जॉनसन हमेशा से ऐसा शख़्स था जो अपने आप को पुरसुकून रख सकता था। शुरू से आखिर तक इसने कभी यकीन नहीं किया था कि कनपटी में गोली खाकर कोई ज़िंदा बच सकता है, इसलिए वो अब तक ख़ामोश रहा। ना ही इसने कोई ऐसा सबूत छोड़ा जिसे परवीन बाद में ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सके, मगर अब हालात कुछ ज़्यादा ही अजीब रुख इख्तियार कर रहे थे। यहाँ तक कि मुआयना यूनिट के फॉरेंसिक डॉक्टर भी कह रहे थे कि टेरी के दोबारा होश में आने का इम्कान है, मगर उसे घबराना नहीं चाहिए। होश में आ जाना इस बात की ज़मानत नहीं कि पुरानी यादें भी वापस आएँगी। आखिर नए उगने वाले दिमागी खलिये पुरानी यादें कैसे महफूज़ रख सकते हैं? वो खुद पर काबू ना रख सका और पूछ बैठा, क्या वो माज़ी की बातें याद रख पाएगा? फॉरेंसिक डॉक्टर ने जवाब दिया, याददाश्त दरअसल मरकज़ी असाबी निज़ाम में महफूज़ होती हैं। जब तक असाब तबाह ना हों, यादें बरकरार रह सकती हैं। सब कुछ टेरी की हालत पर मुनहसर है, जब वो जागेगा। ये सुनकर जॉनसन सकते में आ गया। फॉरेंसिक डॉक्टर दोबारा वार्ड में गया, टेरी की हालत का जायज़ा लेने लगा। जॉनसन बाहर खड़ा था, फिर अचानक मुड़ा और बाहर निकल गया। जब वो सीढ़ियाँ उतरने लगा, तो उसने देखा कि लिली क्विंटन को सहारा देकर राहदारी में टहला रही थी। हैरानकुन तौर पर क्विंटन जिसका जिस्म पहले बिल्कुल ढीला हो गया था, अब बगैर रुके लंबा फासला चल सकता था। लिली तो इसे दाद भी दे रही थी। इसने कहा, "बहुत खूब, तुम्हारी सेहत बहुत तेज़ी से बहाल हो रही है।" क्विंटन ने वज़ाहत दी, "हाँ, मुझे रोज़ लगता है मेरा जिस्म थोड़ा-थोड़ा मुरम्मत हो रहा है। हड्डियाँ जैसे खुद बढ़ रही हैं, अंदर कुछ उबल रहा हो, कमाल है। मैं हमेशा जानता था कि परवीन की तिब्बी महारत लाजवाब है, मगर ये इतनी ज़बरदस्त होगी, कभी सोचा न था।" लिली ने फिर सर हिलाया। अब समझ आया कि लोग जन सीरम के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। ये वाक़ई हैरत-अंगेज़ है। जॉनसन ये सुनते हुए नीचे उतरता रहा। उसने नीचे अस्पताल के बाहर सिगरेट जलाई और कश लेने लगा। इसके जज़्बात मज़ीद बेकाबू होते जा रहे थे। सिगरेट बुझाकर टुकड़ा डब्बे में फेंका और फिर गाड़ी में बैठकर सीधा ख़ास महकमे जा पहुँचा। जैसे ही वो अंदर गया, सब लोग इसके गिर्द इकट्ठे हो गए। वो पूछने लगे, "कैप्टन जॉनसन, कैप्टन फरशाद का क्या बना? क्या वाक़ई उन्होंने ज़वाबत की खिलाफ़वर्ज़ी की है? कैप्टन जॉनसन, क्या मार्क को अब तक रिहा नहीं होना चाहिए था?" महकमे के लोगों का रवैया जॉनसन के साथ पहले से ज़्यादा दोस्ताना हो गया था। बस इसलिए कि हादसे के वक़्त फरशाद ने फ़ौरन जॉनसन के लिए इंतक़ाम नहीं लिया था। सब इससे नाख़ुश थे। जॉनसन मुस्कुराया और बोला, "वो ठीक हैं, बस जो कुछ हुआ उसकी अच्छी तरह जाँच-पड़ताल हो रही है। आप सब जानते हैं कि कैप्टन फरशाद का तरीक़ा अक्सर कवानीन के मुताबिक नहीं होता। ख़ैर,
ابھی کے لیے مارک کو رہا کر دو، باقی اور تم سب یہاں اکٹھے نہ ہو، جو کام ہے وہ کرو۔ سب نے سر ہلایا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے مگر جانسن اپنے دفتر میں جا چکا تھا۔ اس نے ایک اور سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ وہ اب بھی انتظار کر رہا تھا۔ اسپتال میں ٹیری کی حالت مزید خبر کے انتظار میں دماغی نقصان کئی رخ اختیار کر سکتا ہے۔ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اندھیرا چھانے لگا۔ اچانک کسی نے دفتر کا دروازہ کھولا۔ جوش میں مارک اندر آیا اور بولا، جانسن، میرا خیال ہے کارل اپنے جرائم میں پھنسنے والا ہے۔ جانسن چونکا۔ کیا مطلب؟ مارک نے جواب دیا، جانسن نے ابھی مجھے بتایا کہ ٹیری نے آج آنکھیں کھول دیں۔ وہ صاف ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کچھ کہنا ہے مگر چونکہ جسم پر قابو نہیں تھا اس لیے بول نہ سکا۔ جانسن نے یہ بھی کہا کہ ٹیری کل تک بولنے لگے گا۔ تب ہمارے پاس گواہی ہوگی۔ پھر دیکھتے ہیں کارل کیا کہتا ہے۔ جانسن کی آنکھوں میں گھبراہٹ ابھری مگر اس نے بناوٹی حیرت سے کہا، واقعی؟ یہ تو بہت اچھا ہے۔ مارک نے یہ اچھی خبر سنائی اور پھر دفتر سے نکل گیا۔ جانسن کچھ دیر اور بیٹھا رہا پھر سگریٹ بجھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک لہرائی۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا اور مارک کو بلایا۔ اس نے حکم دیا، کال سے رات بھر تفتیش کرو اور ہر ممکن کوشش کرو کہ وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر لے۔ یہ ٹیری کے لیے تحفہ ہوگا جب وہ جاگے گا۔ مارک کی آنکھوں میں درندگی ابھری۔ فکر نہ کریں، میں ضرور آپ کو مطمئن کرنے والا نتیجہ دوں گا۔ جانسن نے سر ہلایا۔ میں اسپتال جاؤں گا اور ٹیری کی نگرانی کروں گا تاکہ اس سے بیان لیا جا سکے۔ اس طرح ہم کارل کو جلد از جلد سزا دلوا سکیں گے۔ جی صاحب۔ جانسن پھر گاڑی لے کر نکل گیا مگر وہ اسپتال نہیں گیا۔ وہ ایک فارمیسی پر رکا، کچھ دوائیں خریدیں۔ جب جانسن اسپتال پہنچا تو اس نے جانسن کو ٹیری کے وارڈ کے باہر سویا ہوا پایا۔ وہ چوکس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک پیشہ ور شخص ہونے کے ناطے جس نے برسوں اس شعبے میں گزارے تھے، وہ مسلسل شک میں مبتلا تھا کہ یہ سب صرف ایک جال ہے جسے فرشاد اور پروین نے اسے پھنسانے کے لیے بچھایا ہے۔ اگرچہ دونوں کو معائنہ یونٹ لے گیا تھا پھر بھی جانسن نے ذرا بھی غفلت نہ برتی۔ وہ ہمیشہ سے ایک باریک بین، شکی اور محتاط آدمی رہا تھا، ورنہ وہ ماضی میں فرشاد کا استاد کبھی نہ بنتا۔ اس کا وہ تیز مزاج، غصے والا اور سیدھا سادہ رویہ دراصل محض ایک نقاب تھا تاکہ بڑے افسران کے سامنے وہ بے ضرر لگے اور جلد ترقی پا سکے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ کامیاب رہا۔ اس کی اس اداکاری نے بہت سوں کو دھوکہ دیا۔ سب نے اس پر سے پہرا ہٹا لیا تھا۔ دراصل پرانی دفتری سازشوں میں شامل کئی لوگ اسی کی بظاہر لاپرواہی کو ہلکا سمجھ کر ہار گئے اور جانسن نے ہر بار شکست کو جیت میں بدل لیا۔ اسی لیے اس لمحے بھی اس کا پہلا ردعمل فوراً وارڈ میں جا کر ٹیری کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ ارد گرد کا جائزہ لینا تھا۔ اپنے برسوں کے تجربے اور غیر معمولی تیز حس کی بدولت اس نے اچھی طرح یقین کر لیا کہ نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے نہ ہی کوئی سازش کر رہا ہے۔ آخرکار اس نے آہستہ سے وارڈ کا دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ وارڈ میں ٹیری بستر پر لیٹا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کے کوما کی وجہ سے وہ بہت دبلا ہو گیا تھا۔ اس کا سر سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، آنکھیں بند اور وہ بے ہوش تھا۔ جانسن نے سب سے پہلے کمرے کا معائنہ کیا۔ جب اس نے تسلی کر لی کہ وہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے تب بھی اس نے فوراً زہر نہیں لگایا بلکہ پہلے ٹیری کے وائٹل سائنز دیکھے۔ اس کے دل کی دھڑکن 60 کے ساتھ ذرا اوپر اور بالکل مستحکم تھی، اگرچہ عام سے کچھ کم مگر اب بھی صحت مند شمار ہوتی تھی۔ دیگر اعداد بھی کافی اچھے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ٹیری زندہ ہے اور سنبھل رہا ہے۔ واقعی جین سیرم زبردست تھا۔ یہ سوچتے ہی جانسن نے سارے زاویوں سے خود کو محفوظ رکھا تاکہ کوئی فوٹو نہ کھینچ سکے۔ پھر جیب سے مہلک دوا نکالی اور ہچکچاہٹ کے بغیر ٹیری میں انجیکٹ کر دی۔ وہ نہایت روانی سے ایک ہی جھٹکے میں سب کر گیا، بالکل ایک پیشہ ور قاتل کی طرح۔ کام ختم کرنے کے بعد پیچھے ہٹا۔ تھوڑی ہی دیر میں مانیٹر سے تیز بیپ کی آواز آئی۔ اس نے جانسن کو جھنجھوڑا اور زور سے چیخا، جانسن جلدی آؤ، دیکھو ٹیری کو کیا ہوا۔ جانسن سڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مانیٹر کی الارم آواز سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ اسپتال کا عملہ بھی دوڑ کر آ گیا مگر افسوس
हार्ट मॉनिटर की लकीरें सीधी हो चुकी थीं। टेरी मर चुका था। वो जेन सीरम लगने के 1 दिन बाद ही मर गया। मौत की वजह दिल का बंद होना बताई गई, जैसे दिल का दौरा, मगर साथ ही यूँ भी लगता था जैसे जेन सीरम के बाइस हुआ हो। उसकी लाश मुआयना यूनिट वाले ले गए। जॉनसन गैर गम-ओ-मायूसी में डूब गया। उसने कभी सोचा न था कि नतीजा यूँ निकलेगा। क्विंटन तो पास वाले कमरे में बिल्कुल ठीक-ठाक था। जब ये खबर ख़ास महकमे पहुंची तो सबका दिल बैठ गया। जॉनसन फ़ौरन महकमे लौटा ताकि सबको तसल्ली दे सके। उसने आह भरी और कहा, "जन सीरम शुरू से ही कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। अक्सर लोग इसके लगने के बाद मरे हैं। मैं तो पहले ही इसके खिलाफ था। जब सबरीन ने टेरी पर लगाने की ज़िद की, मगर किसी ने सुनी नहीं और फरशाद भी। समझ नहीं आता परवीन ने इतना कैसे बहका दिया कि वो उसकी फ़िज़ूल बातों पर यकीन करके चल पड़ा।" सब ने अफ़सोस से साँस भरी। जेनसन ने जॉनसन को घूरा। उसके दिल में शक था, मगर वो तय नहीं कर पा रहा था कि जॉनसन पर भरोसा करे या नहीं। जॉनसन ने जैसे इसका शक भांप लिया। वो इसके करीब आकर बोला, "जॉनसन, अब तुम समझ गए हो ना कि मैंने मोइना यूनिट को इत्तला क्यों दी थी। मैंने वाकई टेरी के लिए किया था। जैन सीरम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खुदा जाने टेरी ने इन दिनों में कितना दुख झेला होगा। कौन जाने बेहोशी में भी इसे दर्द महसूस होता रहा या नहीं।" ये कहते हुए जॉनसन की आंखें सुर्ख हो गईं। जॉनसन ने फिर आह भरी। सारी जिंदगी टेरी का जैन सीरम बनाने वालों से झगड़ा रहा। सोचा न था कि मरने से पहले भी इसे यही अज़ियत सहनी पड़ेगी। जॉनसन, क्या तुम मेरी नेक नीति समझते हो? जॉनसन ने मुठियाँ भींच लीं, मगर तहम्मुल से बोला, "परवीन ने जैन सीरम सिर्फ मेरे वालिद की जान बचाने के लिए लगाया था। चाहे वो नाकाम रहा। असल कातिल तो कार्ल मोर है।" इसने कहा, "मैं मुतालबा करता हूँ कि मुकदमा ख़त्म करके कार्ल मोर को फ़ौरन सज़ा दी जाए।" जॉनसन ने सर झटका और कहा, "महकमा चाहे मुजरिम को सज़ा देने का हक़ रखता है, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ़ कायम मक़ाम डायरेक्टर को ये इख्तियार है। अब जबकि फरशाद को मुआयना यूनिट ने पकड़ रखा है, महकमा में किसी को भी ये हक़ नहीं रहा।" इसने माथे पर शिकन डाली और कहा, "पता नहीं फरशाद की तहक़ीक़ात कब मुकम्मल होंगी और नया कायम मक़ाम डायरेक्टर कब मुकर्रर होगा।" ये सुनते ही जॉनसन चौंक गया। वो अभी बाप के गम में डूबा था, मगर उसे हल्का-सा एहसास हुआ कि जॉनसन ताकत हासिल करने की बात छेड़ रहा है। मगर वो कुछ कह पाता इससे पहले ही मार्क बोला, "ये तो आसान है। हम सब मिलकर तजवीज़ दें कि कैप्टन फरशाद को हटाया जाए और आर्ज़ी तौर पर कैप्टन जॉनसन को कायम मक़ाम डायरेक्टर बनाया जाए। तब आप कार्ल को सज़ा दे सकेंगे।" जॉनसन ने सुनकर मुँह बनाया। ये शायद इतना मुनासिब नहीं है। अगरचे फरशाद ने वाक़ई बेवकूफ़ी की है, मगर असल में परवीन ने ही इसे बहकाया था। मार्क ने दाँत पीस कर कहा, "कैप्टन फरशाद वाक़ई बहक गए हैं। जिस नज़र से वो परवीन को देखते हैं, वो दुरुस्त नहीं। बरसों वो सख्त और गैर जानबदार रहे, मगर परवीन के लिए कितनी बेतुकी हरकतें की। मैंने तो बस कार्ल से थोड़ी देर पूछ-गछ की और उन्होंने मुझे कैद कर दिया।" मार्क और जेनसन गहरे दोस्त थे। वो अक्सर इनके घर खाने पर आता था। बतौर सीनियर टेरी ने भी उसे बहुत कुछ सिखाया था। इसलिए मार्क जज़्बाती हो गया। इसने जॉनसन को कुछ कहने का मौका न दिया और फ़ौरन बोला, "महकमे में बहुत से लोग हैं बहुत से लोग भी यही सोचते हैं। आप देखते जाएँ कैप्टन जॉनसन, ये काम मैं सँभाल लूँगा।" ये कहकर मार्क दौड़ गया। जेनसन ने इसकी पुश्त को देखा, आँखें सुर्ख़ थीं। 1 दिन बाद मुआयना यूनिट ख़ास महकमे आया, टेरी के वाक़ये की तहक़ीक़ात करने और हतमी फ़ैसला सुनाने। चूँकि ये मामला बहुत बड़ा बन चुका था और फरशाद ने सबकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर कार्ल को बचाया था, उन्होंने फ़ैसला किया कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये मसला हल किया जाए। सब कुछ अपने मंसूबे के मुताबिक होता देखकर जॉनसन ने सुकून का साँस लिया। उसे लगा कि सब कुछ हमवार चल रहा है। अब कोई गैर मुतवक्को रुकावट नहीं आएगी। कार्ल का मुकदमा पहले ही तंज़ीम को रिपोर्ट हो चुका था। बहुत से लोग इस मामले से आगाह हो गए थे और ये ख़ासी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। ज़ाहिर है ये सब कुछ कैप्टन जॉनसन की ही कारस्तानी थी। फरशाद बज़ाहिर ताकतवर था। वो बरसों में उसने बेशुमार ताल्लुकात कायम कर रखे थे। वाक़ये के बाद बहुत से लोग इसके हक़ में बोले और मुआयना यूनिट पर दबाव डाला। यूनिट दरअसल चाहता था कि फरशाद को जल्दी छोड़ दे, मगर पुराने टेरी की मौत और साथ ही जॉनसन की हरकत की वजह से अब ऐसा करना मुमकिन न था। अगर वो ज़बरदस्ती छोड़ते तो अवामी गुस्सा भड़क उठता। ख़ास महकमे का बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम 100 अफ़राद को समो सकता था, मगर आज तमाम अमला वहाँ मौजूद था। फरशाद ने कानून तोड़कर परवीन के साथ मिलकर पुराने टेरी को जैन सीरम दिया था। आज इसी मामले का फ़ैसला होना था। आखिरकार इस वक़्त फरशाद ने ये सब किसी की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मुआयना यूनिट फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि सज़ा कैसे दी जाए। इसी वक़्त मीटिंग हॉल खचाखच भरा हुआ था। अंदर मौजूद ज़्यादातर लोग 2 हिस्सों में बँट गए। एक ग्रुप वो था जो बरसों से फरशाद के साथ रहा था। वो इस पर एतमाद करते थे और कहते थे, "कैप्टन फरशाद ये सब जान बचाने के लिए किया गया है। कैप्टन फरशाद ने ये सब जान बचाने के लिए किया है। अगर किसी की जान खतरे में हो तो क्या हम उसूलों पर जान को कुर्बान कर दें?" दूसरी तरफ मार्क की क़यादत वाला गिरोह था।
जैनसन बाप की मौत पर टूटा हुआ और अफसरदा था, मगर मार्क गुस्से में भरा हुआ था। फिर इसने काल को सजा क्यों नहीं दी? इतने दिनों में उसने मुझे पूछगछ करने तक नहीं दी। ज़रूर कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल हम जानते हैं कि जैन सिरम क्या है। ये ज़हर है। यही वो चीज़ है जिसके खिलाफ हम सालों से लड़ रहे हैं। कितने साथी इस तंजीम के हाथों शहीद हुए, वो जो ये जेम्स सिरम बनाती है। आखिरकार अब यही जहर अपने आदमी पर आजमाना चाहते हैं। ये मज़हक़ा खेज बात है। फरशाद के हामी बोले, लेकिन कैप्टन फरशाद ने तो ये जान बचाने के लिए किया था। लेकिन पुराना टेरी मर गया, वो बचा नहीं। हकीकत ने साबित कर दिया कि हम दुरुस्त थे। कैप्टन फरशाद हद से बढ़ गया है। महकमा तो इसका ज़ाती अखाड़ा बन गया है। और कार्ल मोर का मुकदमा क्यों लटकाया गया है? हमारे पास तो सब सबूत मौजूद हैं। जब बहस ज़ोरों पर थी तो मीटिंग रूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मुआयना यूनिट के अमले के साथ फरशाद अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर आया, पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। सबकी नज़रें इस पर जमी हुई थी। 2 दिन कैद के बाद इसकी ठोड़ी पर स्याह दाढ़ी निकल आई थी। इसी लम्हे वो पहले से कहीं ज़्यादा पुख्ता और संजीदा मर्द लग रहा था। उसकी उकाबी नज़र ने हॉल में मौजूद हर शख्स पर झाड़ू दिए। सब चुप हो गए। फरशाद और मुआयना यूनिट के चंद अफसरान स्टेज पर जा बैठे। इनमें से एक ने कहा, ठीक है, इस वक्त खास महकमा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग समझते हैं कि कैप्टन फरशाद ने लापरवाही की है। अगर वो जॉनसन से माफ़ी मांग ले तो मामला ख़त्म हो जाए। बाकी लोग समझते हैं कि इसने महकमाना ममनुआ दवा बेपरवाही से इस्तेमाल करके सख्त खिलाफ वर्जी की है, इसलिए इसे मुअत्तल करके मजीद तहकीकात होनी चाहिए। अब हम अवामी राय चाहते हैं। ये सुनते ही नीचे बहस फिर शुरू हो गई। इसी शोर शराबे के दौरान जॉनसन बोला, जरा मेरी बात सुने सब। उसने आह भरी और कहा, मैं ही हूँ वो जिसने फरशाद को इस शोबे में लाया। आज मुझे ही इसे सजा देनी है तो मेरा दिल टूट रहा है, लेकिन क्या करूँ? इसने गलती की है और गलत फैसले किए हैं। अगर कल किसी को चोट लगे और कहा जाए कि जान बचाने को जन सिरम दिया जाए तो क्या वो फिर कानून तोड़ देगा? हमें इस रविश पर रोक लगानी होगी। इसलिए मेरी तजवीज़ है कि फरशाद को मुअत्तल न किया जाए, बल्कि इसे निचली सतह से दोबारा काम शुरू करने दिया जाए और 3 माह की तनख्वाह काट कर ये सजा पूरी हो। कोई एतराज़? ये दरमियानी सा फैसला फौरन बहुतों को हिला गया। जो लोग फरशाद के मुखालिफ थे मगर इसे निकालना नहीं चाहते थे, इन्होंने फौरन हाँ कर दी। और जो फरशाद के हामी थे, उन्हें भी ये फैसला मुनासिब लगा। कुछ लम्हों में ही जॉनसन की तजवीज़ सबसे ज़्यादा कबूलियत पा गई। मार्क भी खड़ा हुआ और बोला, सच कहूँ तो कैप्टन फरशाद ने बरसों बड़ी खिदमत की है। इसे बरतरफ करना सख्त सजा है। मैं भी नहीं चाहता कि वो जाए। कैप्टन जॉनसन का फैसला बिल्कुल ठीक है। अगर वो नीचे से शुरू करेगा तो अपनी खिदमत से फिर जल्द इस मुकाम पर आ जाएगा। सब ने सर हिला दिया। ये जी हाँ, ये सुनकर जॉनसन दिल ही दिल में मुतमिन हुआ। यही तो उसका मंसूबा था। फरशाद के पास बहुत ताल्लुकात और ताकत थी, इसलिए इसे फौरन कुचलना मुमकिन न था। इसलिए जॉनसन ने एक कदम पीछे हटकर इसका ओहदा छीनने और खुद कुर्सी पर बैठने का प्लान बनाया था। यही इसका असल मकसद था। अब जब सब राजी हो गए थे तो मुआयना यूनिट ने फरशाद की तरफ देखा। कैप्टन फरशाद, क्या आपको इस सजा पर कोई इतराज़ है? ये सुनते ही सबकी नज़रें फरशाद पर जम गईं। फरशाद ने नज़रें झुकाईं और फिर कुछ लम्हों बाद अचानक ऊपर देखकर आहिस्तगी से कहा, जी हाँ। सब एकदम खामोश हो गए। जॉनसन ने माथा सुकेड़ा। फरशाद, ये सजा तो बहुत ही हल्की है। कानून जानते हुए तुमने तोड़ा है। अब कीमत तो चुकानी होगी। गलती करने पर माफ़ी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, फरशाद ने ठंडी हंसी के साथ अचानक खड़े होकर कहा। गलती छुपाना मुश्किल है, लेकिन कातिल का क्या? मेरी गलती के मुकाबले में तुम्हारी गलती ज़्यादा संगीन नहीं? ये सुनते ही जॉनसन की आंखें सिकुड़ गईं। वो तंज़िया हंसा। फरशाद कार्ल बार-बार कहता है कि मैंने पुराने टैरी को मारा, मगर क्या तुम इसकी बात महज़ मुझसे ज़्यादा मानते हो? तुमने मायूस किया है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने किसी को कत्ल किया? ज़रूर है, फरशाद ने धीरे से कहा, मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। ये कहकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो बज़ाहिर खुद कटहरे में खड़ा था, मगर बाजी पलट दी और बोला, अंदर आओ। इस जुमले के साथ ही परवीन अंदर दाखिल हुई, अकेली मगर व्हील चेयर धकेलती हुई। इसके चेहरे पर वही रवायती सुस्ती और भरी बेजारी थी। आंखों में चिड़चिड़ाहट, जैसे नींद पूरी ना हो सकी हो, मगर कोई उसकी परवाह ना कर रहा था। सबकी नज़रें व्हील चेयर पर बैठे शख्स पर जा अटकी। वो पुराना टेरी था। जब ओल्ड टेरी मंजर पर आया तो पूरा हाल हक्का बक्का रह गया। जॉनसन हैरत से खड़ा हो गया और नहीं, नहीं, ये हिंदी नहीं आएगा। यकीन न आने वाले अंदाज में ओल्ड टेरी को
देखने लगा, यहाँ वो क्यों आया है? वो तो अस्पताल के मुर्दा खाने में होना चाहिए था, जबकि जॉनसन सकते में था। कैप्टन जॉनसन के दिल में ज़लज़ला आ चुका था। ओल्ड टेरी वो तो यकीनी तौर पर मर गया था, इसे ज़हर देने के बाद वो कैसे ज़िंदा हो सकता है? वो सख्ती से निगलते हुए खौफ से ओल्ड टेरी को देखने लगा। जो सामने आया था वो एक भूत की तरह लग रहा था, एक ऐसा भूत जो जहन्नुम से लौट आया था। इससे पहले कि कैप्टन जॉनसन कुछ कहता, जॉनसन की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अब्बू, आप जिंदा हैं? ओल्ड टेरी के सर पर पट्टी बंधी थी, आधा सर कपड़े से ढका हुआ था और बाकी आधा सर बहुत ज्यादा सूजा हुआ था। इसकी आवाज गले में रुकी हुई थी, खुरदरी और सुनने में तकलीफ दे। इसने आहिस्ता से कहा, मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। ये वाकई वही था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब भी जिंदा क्यों है? ओल्ड टेरी का अगला जुमला जुमला सबके लिए मजीद हैरान कुन था। जब जैन सिरम दिमागी खुलियात को भी बहाल कर सकता है तो मैं कैसे मर सकता था? कैप्टन जॉनसन ने थूक निकला। उसने तो सुकून की सांस ली थी जब ओल्ड टेरी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, लेकिन वो अब भी जिंदा था। क्या जैन सिरम इसके दिए हुए जहर का भी इलाज कर दिया? ये कैसे मुमकिन है? बलाखिर चाहे वो कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो किस्मत के आगे हार गया। अंकल टेरी, ये कितना अच्छा है कि आप जिंदा हैं। मार का रद्देमल दूसरों से ज्यादा सादा था। वो सबसे पहले खुश हुआ। वो ओल्ड टेरी की तरफ लपका और आंखों में आंसू भरकर बोला, आप सबको बताएं कि आपको गोली किसने मारी थी? फिर उसने शिकायत की, कार्ल को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसने इकरार नहीं किया। कैप्टन फरशाद ने कहा कि वो बेकसूर है और और इल्जाम आप पर डाल दिया। ये कैसे हो सकता है? आप जाग गए हैं, सबको बता दें कि आपको किसने मारा था। मार्क ने फरशाद पर उंगली उठाई। ओल्ड टेरी कुछ बोलने ही वाला था कि इसने फिर कहा, कैप्टन फरशाद, अगर ओल्ड टेरी खुद गवाही दे दे तो ये हतमी सबूत होगा। अगर आप फिर भी कहें कि सबूत नाकाफी हैं तो हम कार्ल मोर पर सजा न देने को कबूल नहीं करेंगे। हाँ, हम कबूल नहीं करेंगे। मार्क के पीछे बहुत से नौजवान अफसरान चीख उठे। फरशाद की आंखें तेज हो गईं। इतने इल्जामात और तनकीद के बावजूद वो पुरसकून रहा और बोला, पहले ओल्ड टैरी को बोलने दो। सबने ओल्ड टैरी को देखा। मार्क करीब गया। अंकल टैरी, जल्दी से बोलिए। कार्ल ने कैप्टन जॉनसन को फंसाया है और कैप्टन फरशाद ने कार्ल की बातों पर यकीन कर लिया है। आप अभी सच्चाई बताकर कैप्टन जॉनसन का नाम साफ करें। पीछे खड़े कैप्टन जॉनसन का चेहरा जर्द पड़ चुका था और आंखों में लर्जिश थी। वो जानता था कि अब वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब होने वाला है। ओल्ड टैरी ने खांसी की, फिर सर को छुआ और सीधा कैप्टन जॉनसन की तरफ देखा। ओल्ड जॉनसन, मैं कल ही जाग गया था। मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि सोच रहा था कि तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई। पूरा हाल सुन हो गया। ये जुमला समझने में सबको लम्हा लगा। फिर सबकी नजरें फौरन कैप्टन जॉनसन पर जम गई। जॉनसन सबसे पहले चीखा, अंकल जॉनसन, ये आप थे जिन्होंने मेरे वालद पर गोली चलाई? आपने ऐसा क्यों किया? मेरे वालिद को क्यों मारने की कोशिश की? कैप्टन जॉनसन ने आंखें तंग कर ली, इनकार किया। ओल्ड टैरी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? जरूर तुम बहक गए हो। बाकी सबकी नजरें अब ओल्ड टैरी पर थीं। वो सब एक दूसरे को भाई समझते थे। मिशन के दौरान बेशुमार जाने गई थी। कैप्टन जॉनसन की यही वजह थी कि सबकी हमदर्दी अब भी इसी के साथ थी। मार्क चिल्लाया, अंकल टैरी, आप क्या कह रहे हैं? ओल्ड टैरी ने गहरी सांस ली और कहा, ओल्ड जॉनसन, मुझे अब सब समझ आ गया। कार्ल मेरा खुफिया एजेंट था। रिटायरमेंट के वक्त मैंने इसे तुम्हारे हवाले किया था। मैं अस्पताल में कोमा में गया तो मैंने तुम्हें इसका राब्ता दिया ताकि इसे रिटायरमेंट की खबर दो। तुमने ऐसा नहीं किया है ना? कैप्टन जॉनसन ने होंठ खींचे। ओल्ड टैरी, तुम बेकार बातें कर रहे हो। ओल्ड टैरी ने फिर कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हें इस सब का सबूत दिया था। बरसों तुमने इसकी मामूलात इस्तेमाल करके कामयाबियां हासिल की। तुम एक आम एहलकार से तरक्की करके ये सब कुछ बने। फिर तुमने उसके साथ धोखा क्यों किया? तुमने मुझे मारने और कार्ल पर इल्जाम डालने की कोशिश की क्योंकि तुम इसके चैरिटी फंड पर भी कब्जा करना चाहते थे, है ना? इस जुमले पर हॉल में सन्नाटा छा गया। ओल्ड टैरी ने मजीद कहा, तुम्हारा बेटा बैरून मुल्क $5 मिलियन की स्पोर्ट्स कार खरीद रहा है। ये पैसा कहाँ से आया? ये वही रकम है जो कार्ल ने फराही के काम के लिए दी थी और तुमने हड़प ली। हमारे पास रिकॉर्ड हैं, चाहो तो बैंक अभी भेज देगा। कैप्टन जॉनसन लर्ज गया। ये झूठ है। ओल्ड टैरी की खुरदरी आवाज गूंजी। सच्चाई तुम्हारे खाते में मौजूद है, तुम इनकार नहीं कर सकते। अब जॉनसन के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची। अ, अब जॉनसन के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। फरशाद गरजा, कैप्टन जॉनसन, अब तो इनका इकरार करोगे या नहीं? जॉनसन ने पलट कर चीखा, चाहे मैं मान भी लूं तो फरशाद, तुम कभी भी जैन सीरम के जुर्म से बच नहीं सकते। फरशाद गिरजा, कैप्टन जॉनसन, अब तो इकरार करोगे या नहीं?
जॉनसन पलट कर चीखा, चाहे मैं मान भी लूं तुम फरशाद, तुम भी जिन शर्म के जुर्म से बच नहीं सकते।